मैंने आपको एक सेलर का कहा था रिप्लाई करने का, मैंने आपको यही कहा था कि न्यू सेलर ने कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करना। पुराने सेलर ने कभी भी आपको रिप्लाई नहीं करना। आप न्यू सेलर से बात करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज भेजें। एक, दो, तीन को मैसेज करने से कभी भी जवाब नहीं आना। ठीक है। आप आप मतलब आप अपनी एफर्ट तो कोई लगाए ना। एक बंदे ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मैं उसके बाद कोई काम नहीं करूंगा या करूंगी। दिस इज नॉट अ वे टू वर्क। आप, ये काम करने का तरीका ही गलत है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अब इतने अक्लमंद हो जाएं। ठीक है। मैं सिर्फ आपको आउट ऑफ द वे, मतलब एक तरीका होता है ना एक काम करने का, सिर्फ एक काम करने का ना एक तरीका होता है। मुझे भी पता है कि शायद आप में से कोई भी ये कर ना पाए, मुझे भी पता था। ठीक है। क्योंकि होता ही है कि कुछ चीजें जो है ना वो हम ये समझते हैं कि कभी कभार स्टूडेंट को देते हैं ना तो टाइम लगता है उसे। मुझे भी पता है। और ये इसीलिए मैंने आपको जो है ना वीकेंड पे दिया था कि इस अगर टाइम भी लगेगा तो कोई एफर्ट करके आएगा तो एक दो दिन उसके पास अच्छा खासा टाइम होगा उसको एफर्ट लगाने के। ठीक है। अच्छा, आप में से 90% लोग अभी भी यहाँ पे पूछ लिया जाए ना तो किसी ना किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते होंगे। ठीक है। लेकिन जब आपको उस चीज का सोल्यूशन बताया जाता है ना कि आप इस चीज से पैसे कमा सकते हैं, तो वो आप उसके ऊपर काम नहीं करते। सेकेंडली, दुनिया में ना हर काम करने का ना एक हजार एक तरीका होता है। ठीक है। आपको अभी कहा जाए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, क्या उसे कहते हैं जी, मोंटीनीग्रो। ठीक है, मोंटीनीग्रो का कैपिटल आप में से कोई बंदा बता सकता है? ये सबके लिए सवाल है जितने लोग, 50 लोग बैठे हैं। जी, आंसर करें आप लोग। मोंटीनीग्रो एक कंट्री है, उसका कैपिटल क्या है? जहां से मर्जी आंसर कर दें। जहां से मर्जी आंसर कर दें, देख के कर दें, कहीं से कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर सबने करना। जी, बाकी सिर्फ 3 लोगों ने ही देखा। अच्छा, आप में से अब ये बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को इसका कैपिटल पता था पहले? जी। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जिंदगी में आप अपनी एफर्ट भी लगाना सीखें, कि गूगल पे जाकर किसी ना किसी सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है। आप गूगल पे जाएंगे, आप उस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। आप क्यों नहीं ढूंढते? आप 50, मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया कि फाइवर के ऊपर जाकर आप उन सेलर से बात करें। ठीक है। अब आपने इंटरनेट से जाकर देख लिया, आपने किसी वेबसाइट से जाकर देख लिया, आपने गूगल से जाकर पढ़ लिया, आप उस सवाल का जवाब ले आए हैं। अब मैं आपको लास्ट टाइम, पिछले एक हफ्ते से शायद आपको पता हो या ना हो, मैं आपको एक बिजनेस स्किल्स बता रहा हूँ, वर्क एथिक्स बता रहा हूँ। ठीक है। सवाल का जवाब लाना या सवाल का जवाब ढूंढना एक फन है, इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कभी इसका नाम सुना है? कभी किसी जॉब पे अप्लाई करते हुए आपने कभी आज तक ये पढ़ा है कि जी जो 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 बंदा है जो है जिसे हम हायर कर रहे हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो? कभी आज तक पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है कि नहीं? ये किसी ने नहीं आज तक पढ़ा। आप दुनिया की जिस भी जॉब पे अप्लाई करोगे ना किसी अच्छी कंपनी में, वो उन्होंने लाजमन लिखा होता है कि दो चार चीजें होनी चाहिए आपके पास। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल।
काम को, किसी मसले को हल करना, किसी सवाल का जवाब ढूंढना। ठीक है। अगर आपके पास ये स्किल नहीं होगी ना, आप कभी भी किसी भी कारोबार में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप कभी, अब ये स्किल ना तो हमने यूनिवर्सिटी में सीखनी है, और हमें कोई सिखा रहा हो तो हमने बिल्कुल भी नहीं सीखनी है, क्योंकि हम क्यों सीखें, हम तो नहीं सीखेंगे। तो आप इस स्किल को काम में लाएं। दुनिया में सिर्फ एक चीज का सवाल का जवाब जो है ना, वो फाइवर नहीं है कि जी मैं फाइवर पे 10 लोगों को मैसेज करूंगा तो मुझे जवाब आएगा। कॉन्क्रीट अगर आपने आंसर ढूंढना है, कोई चीज ढूंढनी है, अगर आप लोगों को शौक होता है ये असाइनमेंट करने का, तो आप यूट्यूब देखते, गूगल देखते, आप किसी तरह सवाल का जवाब ढूंढ जाते हैं। हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही है। अब मोंटीनीग्रो कैपिटल मैंने भी पहली दफा ही सुना, मुझे नहीं पता, मुझे मोंटीनीग्रो नाम ही नहीं था पता। ये कल परसों कोई मैं यूट्यूब की वीडियो देख रहा था। तो वो कोई ट्रैवलर जो है वो हलाल फूड ढूंढ रहा था मोंटीनीग्रो के अंदर। तो तब मुझे पता चला कि ये भी कोई कंट्री है, पता नहीं यूरोप में है शायद, पाकिस्तान में शायद। अब मुझे नहीं था पता, शायद आप लोगों ने पहली दफा, मेरी तरफ पहली दफा ही तो सुना हो ये जो पोर्टरी का जो भी नाम है जगह का। अब बात ये है कि मैं आपको ये कहता हूं मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, बात खत्म, फुल स्टॉप। अब आपका मुझे नहीं लगता कि पीछे से क्या प्रोसेस रहा है। आपने गूगल से देखा, आपने यूट्यूब से देखा, आपने फेसबुक से देखा, आपने 4 बंदों से बात की, 400 से बात की, मुझे मेरा काम मिल गया, दैट्स इट। इस स्किल को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और ये सॉफ्ट स्किल होती है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होती है। अब एमबीए कर लो या कुछ भी कर लो, अगर आपको हार्ड स्किल्स आती हैं, एक्सेल आता है, फलानी चीज आती है, आप अगर हार्ड स्किल पे फोकस करते रहेंगे, सॉफ्ट स्किल पे फोकस नहीं करेंगे, तो आप इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपको ट्रिक क्वेश्चन दिया जाता है, जाए भी इसका जवाब। अच्छा, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, शायद आप में से किसी ने कोई मूवी देखी हो, उसका बड़ा फेमस एक कोट है कि आप, मुझे ये तो नहीं पता कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढ के लाऊं। सवाल का जवाब किसी को भी नहीं आता होगा। ठीक है, समझ आ गई है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे जो है वो फलानी चीज का जो है वो आंसर नहीं पता। ठीक है। अब मैंने कैलकुलेटर एक ले लिया और मैं उसके ऊपर 2+2 लिखता हूँ तो मेरे पास 4 आंसर आ जाता है। अब 2+2 = 4 है। अब एक बच्चा जो कभी स्कूल भी नहीं गया वो भी निकाल लेगा। ठीक है। तो करिकुलम डेवलपमेंट करना, करिकुलम, अब आप में से अभी मैं पूछूं कि आप में से कितने लोग एकेडमी, स्कूल, ट्यूशन इस तरह की चीजें पढ़ाते हैं या कभी लाइफ में पढ़ाते रहे पढ़ाने के दौरान। अच्छा, उससे आपको 10,000 रुपया, 5,000 रुपये महीना आता है। ये करियर, करिकुलम डेवलपमेंट का या किसी तरह की किसी चीज, कोर्स डेवलपमेंट का या कंटेंट डेवलपमेंट का, अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाए वो ही 20,000 रुपये का होता है। अब आपसे भी मैं पूछ लूँ ना, तो कितने लोग होंगे जो आंसर करेंगे हाँ जी। कोई ना भी करे कि जी पता नहीं, मुझसे कुछ पूछ लेंगे। तो अगर तो आप लोगों के पास ये फन नहीं ना है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सवाल आना कोई बड़ी बात नहीं है, जेहन में सवाल आते रहते, उस सवाल का जवाब ढूंढना एक आर्ट है। प्रॉब्लम आना कोई बड़ा मसला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा मसला है। अच्छा चलें, अब आपको मैं एक और आर्टिस्ट से बता देता हूँ इसी सवाल से, जो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी। अच्छा, आपको पता है एक चीज का रिसोर्सफुल होना क्या होता है और रिसोर्सफुलनेस होना क्या होता है? आप में से किसी को पता है रिसोर्सफुल होना क्या होता है और रिसोर्सफुलनेस होना क्या होता है?
चलो आपको वो भी बता देते हैं। जरा स्क्रीन स्केल ये जो है स्क्रीन मेरी जरा काइंडली कंफर्म कीजिए। ये जो वर्बल शर्बल है ना, ये तो आपको अभी हमें किसी को समझ भी नहीं आती है। लेकिन सबसे पहले आपको मैंने सिखाई थी एम्पथी, कि किसी के दर्द को आप में से अक्सर लोग सिंपथी के साथ कंफ्यूज होते हैं। सिंपथी कोई आर्ट नहीं है, एम्पथी एक आर्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने एम्पथी सिखाई, उसके बाद रिस्पेक्ट सिखाई। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस सिखाई। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज सिखा देता हूँ, रिसोर्सफुलनेस होना और रिसोर्सफुल होना क्या होता है। रिसोर्स, अब इसी इसी असाइनमेंट से ही निकलती थी वो भी चीज। रिसोर्सफुल होना क्या मतलब होता है। रिसोर्सफुल होना ये है कि आप लोगों के पास एक हथौड़ा है और आप लोगों ने एक दीवार गिरानी, तो अब आप लोगों के पास एक रिसोर्स है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को दीवार गिराने के लिए एक मजदूर भी है, एक हथौड़ा भी है। ठीक है, ये है रिसोर्स फुल होना, रिसोर्स मौजूद होना। ठीक है, रिसोर्सफुलनेस ये होता है कि आप इस तरह से कोई फन ढूंढें कि आप बगैर मजदूर के, बगैर हथौड़े के, बगैर कोई लेम एक्सक्यूज के, बगैर कोई बहाने के, लेम एक्सक्यूज बहाना, बगैर बहाने के आपके पास कोई फन आ जाए, कोई चीज आप कर जाए, इसे कहते हैं रिसोर्सफुलनेस होना। मिसाल के तौर पे, अब मैं आपसे ये कहूँ कि जी आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपने जो मैं काम करता था उसकी बता देता हूँ मिसाल। अच्छा, हमारा जो है वो बिजनेस इस तरह का है कि वो फर्नीचर टाइप का बिजनेस है। ठीक है, फैमिली का। तो होता ये है कि जो फैमिली का बिजनेस होता है वो उसने कहीं ना कहीं, मैंने तो नहीं कभी किया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी लोग करते हैं तो आपको कुछ बातें पता चल जाती है। अब वो करते ही हैं कि जो अंदर फर्नीचर वाली साइड के ऊपर जो है ना, कहीं पे लग रहा हो ना कि आपके पास अ, ये चीज नजर नहीं आएगी, ये चीज उसकी खूबसूरती को कम नहीं करेगी, तो वहां पर जो है वो लकड़ी किसी और टाइप की भी लगा दी जाती है। इसको दो नंबरी भी कह सकते हैं, आप जो मर्जी कहना चाहें कह लें, इट डजंट मैटर। लकड़ी वो ठीक होती है लेकिन उसकी फिनिशिंग नहीं होती। ठीक है, उसको अच्छी तरह साफ नहीं किया जाता, उसको अच्छी तरह पॉलिश नहीं किया जाता, बस वैसे ही फिट कर दिया जाता है कि ये नहीं महसूस हो। ठीक है, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट निकलती है ना, अब उस चीज का वेट नहीं किया जाता कि पॉलिश हो, फलानी चीज हो, फलानी चीज हो, बस उसको फिट करना है इस वक्त के लिए, काम चला। ठीक है, और डिलीवर करना ऑन टाइम। तो क्या किया जाता है, कोई भी लकड़ी का पीस उठाकर उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो बाहर वाली आउटपुट होती है ना, वो बहुत कमाल होती है। अब जो अंदर जो पीस फिट कर दिया गया, ये है रिसोर्सफुलनेस, कि आपके पास वो चीज मौजूद नहीं थी, लेकिन आपने काम को नहीं रुकने दिया, आपने क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं होने दिया, आपने प्रोडक्ट की उसको डिटेलिंग को खराब नहीं किया, मतलब प्रोडक्ट की शेप को खराब नहीं किया। ठीक है, इसे कहते हैं रिसोर्सफुलनेस। और इस असाइनमेंट के अंदर रिसोर्सफुलनेस कैसे थी, इस असाइनमेंट के अंदर ये था कि आप लोगों के पास रिसोर्सेज पहले ही हैं। मिसाल के तौर पे जी, आप लोगों के पास जो है, अब कोई बंदा किसी को कुछ नहीं मिल रहा था जी ऑनलाइन, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, आप सब में से 10वीं 11वीं 12वीं तो सारे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मुझे नहीं लगता आप में से जो ना पढ़ाता होगी। ठीक है, बहुत कम लोग हों। ठीक है, चलो नहीं भी पढ़ाता, कोई छोटा बहन भाई है, कुछ उस तरह से भी होगा, तो उसकी वो मैट्रिक 12वीं की किताब पढ़ी होगी, तो आपको उसको देख के चैप्टर वाइज डिवाइड करना था सिर्फ, और आपका करिकुलम डेवलप हो जाना था। प्लानर ही बनाना होता है ना, प्रेजेंटेशन ही बनानी होती है। तो कितने मिनट लगने थे उसे किताब को ढूंढने में, 5 मिनट। और आपके पास रिसोर्सफुल, ये होता है रिसोर्सफुलनेस, कि मेरे पास उस चीज की अभी मौजूदगी भी नहीं है, मुझे कुछ पता भी नहीं है, लेकिन मैंने उसका काम चला दिया। उसकी मुझे फीडबैक तो आ जाएगी, कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि यही आपने कुछ नहीं है। पता नहीं आप में से किसी ने कोई जॉब किया है नहीं। अक्सर ऐसा होता है, लोगों की जॉब इस वजह से छूटती है कि वो ये कहते हैं कि आप कोई काम नहीं करते, आप फारिग बैठे रहते हैं। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी उसमें वैसे ऐसा ही था।
कि लोग काम करना स्टार्ट करते थे आफ्टर ब्रेक 1-2 बजे के बाद, उससे पहले फ्री हैं, छोटी मोटी सफाई करके अपने आप को सेम बिजी बिजी डू नथिंग, ये वाला हिसाब। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक स्किल सिखा रहा हूं, ठीक है। एम्पैथी एक स्किल है, रिस्पेक्ट एक स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, ठीक है। क्या उसे कहते हैं, रिसोर्सफुलनेस एक स्किल है। और अगर आपके पास ये नहीं होंगी, आप कारोबार कर लें, फ्रीलांसिंग कर लें, जॉब कर लें, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे मुझे वैसे कई दफा शौक होता है जब स्टूडेंट को ये बात बताई जाती है और ये कहता है कि मैं सुन ही पहली बार, मतलब ठीक है। अच्छा, और एक और आपको मैंने आर्ट हमेशा बताई है कि जी आप जो है वो हमेशा फीडबैक को एक्सेप्ट करें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसी वजह से मैं हमेशा आपके आंसर्स, आपसे क्वेश्चन करके उसके आंसर लेना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना अपने अंदर शामिल करें। और इस चीज पे आप लोगों का फोकस होना चाहिए, खासतौर पे कंटेंट राइटिंग करते हुए ये चीजें बताने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को पता हो, ठीक है, आप लोगों को ये पता हो कि मैंने इन फ्यूचर काम के साथ। अब मसला ये है कि हमारे लोग टेक्निकली बहुत साउंड है, मैं कहता हूँ बेहतरीन है, लेकिन कम्युनिकेशन वाइज कम है थोड़ा सा। आप गल्फ के अंदर जाते हैं, आप वहाँ पे जाकर ये तो कह रहे होते हैं कि जी इंडियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, फलानी नेशनलिटी बहुत अच्छा कर रही है, देखिए जी उनको जॉब मिलती है हमें नहीं मिलती। हमारे पास ये प्रैक्टिस ही नहीं होती है, ठीक है। अब किसी को सुने बगैर, अच्छा एक, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा किसी को जज करना है, लेकिन अगर आप लोगों में ये आर्ट है कि आप बगैर सुने किसी को अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, हर बंदे की एक इंट्यूजन है, ठीक है। एक मेरी इंट्यूजन बहुत तेज है, मुझे मुझे जो है ना वो किसी के जो है ना वर्ड से ना मीनिंग उसका निकालना बहुत बहुत जल्दी पता चल जाता है कि वो बंदा कहना क्या चाहता है, ठीक है। अ, ये नहीं कि जजमेंटल होना जरूरी है, ये है कि आप लोगों के पास एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ना उसकी कम्युनिकेशन को आपके पास एक एक आपको सादे लफ्जों में किस तरह बता सकते, किसी के लफ्जों का ना मतलब निकालना बहुत जरूरी है, सादे लफ्जों में। ये आपका नॉन वर्बल होता है और आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे कभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं होता किसी बंदे के साथ कम्युनिकेट करते हुए, ठीक है, लेकिन मुझे उसका पता चल जाता है ये बंदा जो है वो कैसा है। कभी कभार, बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि जजमेंटल मैं लेट करता हूँ जज, ये भी एक फन है, ठीक है। और ये आपको विद टाइम आएगा, ठीक है। इसी तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी आपको समझना टाइम टू टाइम जरूरी, ठीक है। और ये चीज आपकी काम आनी है ब्लॉग्स में, आर्टिकल्स। समझ आ गई है किस किस को अब जरूरत महसूस होती है कि जी कम्युनिकेशन जरूरी है और कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी है। दुनिया में हर बंदा हर चीज सीख सकता है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन अगर वो बंदा कम्युनिकेटर नहीं है, अच्छा उसको काम आता है, कोई फायदा नहीं, ठीक है। और आप में से अक्सर लोग जो है ना लाइफ में, अच्छा इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना, इट डजंट मेक एनी सेंस, डजंट मेक एनी सेंस। आप इंट्रोवर्ट हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद पर्सनली एक इंट्रोवर्ट इंसान हूं, ठीक है? लेकिन आप मुझे अगर 10,000 के सामने भी बोलने का मौका देंगे तो मैं 10,000 के सामने बोलूंगा, ठीक है। इंट्रोवर्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने का ताल्लुक आपके शाय होने से या आपके बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होने से नहीं होता, ठीक है। आज कुछ समझ आई कि ये असाइनमेंट आपको क्यों दी जाती है, आपसे एक्सपेक्ट
जवाब नहीं किया जा रहा होता, आपसे एक्सपेक्ट एफर्ट की जा रही होती है, रिसोर्सफुलनेस की जा रही होती है, ग्रेटिट्यूड किया जा रहा होता है। अब मुझे तो पता ही था, ये तो ऐसे ही OLX तो वैसे ही मजाक में दिया था, किसी को नहीं पता कि जी OLX पे कितनी मिनट में ऐड लगाते हैं, सबको ही पता। देखिए बात ये है इरशाद कि आपकी वर्क आउटपुट मैटर करती है। बात फिर वही है कि कोई भी बंदा इसे लेम एक्सक्यूज समझेगा, सही है, मैं चले आपको कहूंगा आपने बहुत एफर्ट कर दी है, लेकिन नहीं, थर्ड पर्सन वुड से कि ये लेम एक्सक्यूज है। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि आप सवाल का जवाब ढूंढ लेते जाके गूगल से, वो कहेगा जाते फेसबुक से ढूंढ लेते, वो कहता कि शायद मे भी आप यूट्यूब से ढूंढ लेते। बाकी इस चीज को करना सीखें, ठीक है, इस चीज को लर्न करना सीखें, और इस आर्ट को सीखें कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखें। इस तरह की चीजें आपको मैटर करती हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, लेवल हेडनेस, इनिशिएटिव, और मेरा ख्याल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी ये आर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टॉप स्किल्स ऑफ 2025, ये देखिए। अब हम इस चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे, हम दुनिया से 2000 साल पीछे हैं, मुझे कभी बार ऐसा लगता है। अब यहाँ पे कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आप लोगों को लगे ये कि बहुत जो है ना टफ स्किल है, ठीक है। अच्छा मैं आपको कहता हूँ जी आप परसुएशन बने, निगोशिएट करना सीखें, अच्छा आप कभी भी नहीं आपने फोकस किया होना। अच्छा एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन पे काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखें। अभी कॉम्प्लेक्स पे जिंदगी में आ जाएंगे, अभी तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे नहीं आए, तो कॉम्प्लेक्स पे कैसे जाएंगे? लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो ये कम से कम ये 2025 की स्किल्स हैं। हम दुनिया से अगर तो 2025 तक हमने दुनिया के बराबर में पहुंचना ना, तो आज कम से कम हमें प्लान करनी पड़ेगी चीजें, समझ रहे हो? और लीडरशिप प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस करना, एनालिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करना, इट्स अ सॉफ्ट स्किल, इट्स नॉट अ हार्ड स्किल। ये देखो टेक्नोलॉजी डिजाइन आई कैन एक्सेप्ट, ये एक हार्ड स्किल है। अच्छा जी यूजर एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कहीं थी, यहाँ पे तो था, हाँ यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस इज मतलब जो है वो हार्ड स्किल। लेकिन आप सॉफ्ट स्किल को तो कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को तो कर सकते हैं। मतलब आप अपने गुस्से पे मुझे ये बड़ी हैरत होती है कि गुस्से पे ही नहीं काबू, अपने आप पे ही नहीं काबू है, तो क्या इमोशनल इंटेलिजेंस में मैं काम करूँ? तो इन स्किल्स को काम करें, इन स्किल्स को काम में लाएं, इन स्किल्स को आर्ट बनाएं लाइफ का। अच्छा अभी इस सवाल का कोई फायदा तो है नहीं कि इस सवाल का आपको क्या जवाब दिया जाए, जब आपको एक वैसे ही उसने स्कैम कह दिया तो आप क्यों उसे रिप्लाई करने की कोशिश करें? बस ठीक है, ना करें रिप्लाई। अच्छा अब 2020 की भी उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है, यदि आप 2020 की कौन सी टॉप स्किल्स हैं, ठीक है, स्किल्स फॉर द फ्यूचर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो
ये देखिए एनालिटिक जनरेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग, बात वहीं पे घूम फिर के आ गई। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइप ऑफ द स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, वर्किंग विद द पीपल। चौथी तो चलो खैर सीख ही लोगे आप लोग लाइफ में। यही है असल में फन, ठीक है। और अगर आपको ये आ जाता है तो मैं कहता हूँ कि आपको दुनिया में, मैं कहता हूँ यूएसए में जॉब लेना कोई मुश्किल नहीं है, इंग्लैंड में जॉब लेना कोई मुश्किल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब लेना कोई मुश्किल नहीं है। हर एक का ड्रीम तो यही है ना कि हम कहीं किसी ना किसी तरह दुनिया में जरा चले जाएं, जरा जरा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट ले लें या जो भी कर लें, ज्यादा पैसे कमाए, सिंपल यही है। अच्छा अब हम इसको प्रैक्टिस करना है अपने, इसको अपने आप अपने जो है ना वो उसके अंदर शामिल करना है। अब मसला ये है कि अभी तक हम मतलब उस चीज़ों में है कि मेरा सर इंटरनेट जो है वो डाउन हो जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो अगर हम इंटरनेट डाउन के ही मसले में रहेंगे तो फिर तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मेरा लाइट का मसला हो जाता है, पानी का मसला हो जाता है, तो वो दुनिया में नहीं होते, मैं मानता हूँ पाकिस्तान में ही होते हैं। मैं पिछले साल जब लास्ट ईयर पाकिस्तान वापस आया तो दोस्त मेरा कहता है कि चलो आओ जरा, दोस्त मेरा आया तो मुझे कहता है चले जी खाने पे कहीं चलते हैं। मैं कहा ठीक है। मुझे खाना खिलाने ले गया तो रास्ते में एक जरा, लाहौर भी हमारा काफी प्यारा शहर है लेकिन कभी कभी कूड़े के ढेर भी लगे होते हैं। तो मुझे तब एहसास हुआ कि मैं तो पता नहीं कितने अरसे बाद कूड़े का ढेर देखा। तो हम अभी तक कूड़े के ढेर से नहीं निकल रहे, तो हमने इस चीज को कैसे प्रैक्टिस करना है, टेक्स टाइम। बट आप लोगों को सिखाने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा तो बना लें, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज में तो हमने किसी ने भी नहीं मतलब जो है मैंने भी नहीं सीखा था। मैंने शायद यूनिवर्सिटी लेवल पे ये था कि अ, मुझे भी एक ऐसा एक टीचर मिल गए थे जिन्होंने स्टैनफोर्ड से डिग्री की हुई थी, एमबीए किया हुआ था। स्टैनफोर्ड आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ के नहीं पता होगा। स्टैनफोर्ड जो है वो यूएसए की हार्वर्ड है और स्टैनफोर्ड, ठीक है, दो डिग्रीज हैं एमबीए जो कि दुनिया में मानी जाती है। तो वो स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए थे। तो खैर उनके साथ मुझे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि 3 मंथ्स एक एक दफ़ा ही मैंने किया था काम। तो कुछ कोर्सेज जो है ना उन्होंने बनाए हुए थे हमारी यूनिवर्सिटी में। तो तब ये कुछ ना कुछ फन जो है, कुछ आर्ट सीख ली। वरना वैसे हमने भी वहीं पे होना था जहाँ पे बाकी लोग हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को हमेशा इस चीज़ पे फोकस करने आया करता हूँ। फ्रीलांसिंग इज अ स्किल बट दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपको खुद पता होना चाहिए, आपकी सेल्फ मैनेजमेंट ही नहीं होगी फ्रीलांसिंग कैसे करोगे। फ्रीलांसिंग का मतलब ही यही है कि आप अपने आप को मैनेज कर लो। वर्किंग विद पीपल फ्रीलांसिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही फ्रीलांसिंग, ठीक है जी। आप में से कोई लोग आप प्रैक्टिस करेगा कि नहीं करेगा, कभी भी मतलब लाइट और गैस के मसले हैं, कर लीजिए। तो बाकी सिर्फ दो बंदों नहीं करना, बाकियों का नहीं दिल करता जिंदगी। मैं इसलिए, मुझे कोई वैसे कोई इतना कोई शौक नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ कि हम पीछे क्यों। मैं सिर्फ इसलिए मतलब
कभी बार बैठे हुए सोच रहा होता हूँ कि हम मसला कहाँ पे है भाई, हमारे सिस्टम में कोई ये नहीं है कि ये फलानी चीज मसला है, फलानी चीज मसले हर कोई सुनाता है, मसले हर जगह ही हैं, ठीक है। आपको मैं यहाँ से जो है ना वो भेज देता हूँ एक बाहर, तो आपको क्या लगता है वहां पे मसले नहीं है? मेरी कल भी बात हो रही थी, तो मैं जहाँ पे रहता था तो वहाँ पे जो है ना वो मेरे दोस्त बन के हुए थे। जाहिर सी बात है, आप जिस जगह रहते हैं तो आपके कोई दोस्त वगैरह बन जाते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप दोबारा आ जाओ। बोल तो वैसे वो मतलब जब मैं लास्ट टाइम जिस दिन मेरी फ्लाइट थी अगले दिन, पिछले दिन एक दिन पहले मैं उनसे मिल के आया, तो उन्होंने जो है वो मुझे मतलब बड़े अच्छे से कॉफी शॉफी पिलाई, बाकी सारी चीजें। तो खैर कोई भी बंदा ये तो नहीं कहता कि जी आप रुक जाएं, आपने कहाँ जाके करना है वहां पे वापस। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा ज़बरदस्ती लगाई कि जी आप पाकिस्तान वापस जाके क्या करना है, तो इधर ही रुक जाओ। अच्छा, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे मेरे काफी मतलब दोस्तियां वगैरह हो गई थी। अ, क्योंकि होता ये था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, कोई हमारी हेल्प कर देता था, इसी तरह जो है वो चलता है सिस्टम। तो अच्छा, कल भी मेरी जो है ना उनसे बात हो रही थी, तो वो मुझे फिर कह रहे थे कि छोड़ो, कोई टिकट वगैरह पकड़ो, फिर आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, बात बताने का मकसद ये है कि महंगाई वहां पे भी बहुत है, ठीक है। अ, हाँ, बिजली पानी का मसला नहीं है, ये बात आपकी दुरुस्त है। वहाँ पे भी रहाइश के मसले हैं, ठीक है। वहाँ पे भी लोग जो है वो जो गरीब है वो गरीब ही है, ठीक है। वो बड़ा हैंड टू माउथ की लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। अगर अमीर है तो अच्छा खासा अमीर भी है, ठीक है। लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि जब आप उन लोगों में बैठते हो ना, तो उनकी जो थिंकिंग है ना वो हमारे नौजवानों की जो थिंकिंग है ना उससे बड़ी मुख्तलिफ है। ये नहीं है कि उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, वो भी उसी तरह की जीन्स शर्ट पहनते हैं जिस तरह के आप लोग पहनते हैं, वो भी उसी तरह के कपड़े पहनते हैं जिस तरह आप लोग फीमेल्स या मेल्स पहनते हैं। इतने वो भी अमीर नहीं है, ठीक है। वहाँ का स्टूडेंट भी बेचारा डेट में ही है, ठीक है, कर्जे ले ले के ही पढ़ रहा है ये बैंकों से। तालीम महंगी है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में तो खैर ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने उनमें जो है ना एक फन देखा है, एक आर्ट देखी है कि दे डोंट रश फॉर समथिंग, मतलब वो उनको जल्दी नहीं है किसी भी चीज से। मतलब मैं उनसे पूछा, उनकी एज जो है वो 35 होगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि आजकल क्या कर रहे हैं आप लोग, तो वो असल में मेरे नेबर थे, तो वो हस्बैंड वाइफ थे। तो मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरी थी, वाइफ के साथ, वाइफ इस तरह से कि वो ये था कि अक्सर ऐसा होता है कि वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर ना इस तरह की चीज को मतलब मायूब नहीं समझा जाता, या हमारे यहाँ पे भी मायूब नहीं समझा जाता है, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ी दे सकती है। तो अच्छा, वो जो है वो 35 की एज के अंदर जो है वो पायलट का एग्जाम दे रही थी, और उनके जो हस्बैंड है वो 38 के हैं या 37 के हैं, और वो वहाँ के सिविल सर्वेंट का एग्जाम दे रहे थे। अच्छा, तो मैंने उन दोनों से पूछा, मैंने कहा ये साल पुरानी बात है, तो मैंने कहा ऐसा क्या है कि जी इतना लेट आप लोगों को ख्याल है? तो उन्होंने कहा लेट, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैंने उन दोनों से पूछा, तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि मैं ना कभी कभार मेट्रो पे सफर करता था, तो मैं ना एक दफा पाकिस्तानी दोस्तों में बैठा हुआ कुछ, तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो मैंने कहा कि यार ये ना यहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, तो इनके सबके पास मेट्रो के कार्ड हैं, बस के और ये इसके स्टूडेंट कार्ड यूज करते हैं, क्या वजह क्या है? तो कोई 70 साल का है, कोई 85 साल का है, कोई 80 साल का है, साइकिलें चला रहे हैं या गाड़ियों पे जा रहे, गाड़ियों पे भी नहीं जा रहे, मेट्रो पे जा रहे हैं, एक्टिव हैं और स्टूडेंट कार्ड यूज कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने बताया ये कि
यहाँ पे जो है ना 70-60 साल के लोग भी यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं और वो बैचलर्स अपना कंप्लीट कर रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि वहाँ पर 70-80 ईयर्स के लोग भी यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं और बैचलर्स में एनरोल। और अक्सर कभी कभार मैं जब मतलब सफर करता होता था ना, तो मैंने अक्सर बैग लिया होता था ताकि कोई ना कोई पानी वगैरह पकड़ लेता बंदा या वैसे। तो अगर उन्हें ये लगता था ना कि ये बंदा स्टूडेंट है, अगर उन्हें फील होना है, तो उन्होंने मेट्रो के अंदर आपको ऑटोमेटिकली बहुत पहले एंटर होने की, कोई रश होता था तो जगह दे दे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड मुख्तलिफ है, कल्चरल भी। हम ये कहते हैं कि बस 20-22 साल की उम्र तक ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद फटाफट जो है ना वो कुछ कर ले, फलानी चीज कर ले। अच्छा, अब मैंने उनसे पूछा ये कि आपने प्रोक्रेसी का एग्जाम कितनी बार देने लगे हैं, तो कहते हैं पता नहीं कितनी दफा दे दिया, 7-8 दफा तो दे ही दिया होगा। अच्छा, हमारे यहाँ पे एग्जाम अगर कोई बंदा मैट्रिक दूसरी बार कर ले तो उसे बहुत बुरा समझा जाता है। कोई कोई 20-25 साल की उम्र में मैट्रिक कर ले तो उसे बड़ा बुरा समझा जाता है। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था, कुछ साल पुरानी बात है, तो वो तकरीबन थे 27 साल के। तो मैं उस टाइम शायद 22-23 में हूँ। तो उस वो मेरे से बड़े थे उस टाइम पे, तो उनकी जो है ना शादी हो चुकी है, मैट्रिक कर रहे थे। तो घर वाले, कजन, दुनिया का कौन सा बंदा जो उस बेचारे का मजाक नहीं था बनाता। एक उस बेचारे को ये भी कहते थे तुम जाहिल रह गए हो, और एक ये भी कहते थे कि तुम अब क्यों पढ़े, अभी तुम्हारी शादी हुई। तो ये है सोसाइटी का डिफरेंस, ठीक है। आप उधर जो है ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। मतलब कोई पायलट का एग्जाम दे रहा है, कोई 25-35 साल की उम्र में, कोई 40-40 साल की उम्र में प्रोग्रेसी का एग्जाम दे रहा है। सो इट्स अ डिफरेंट, मतलब जो है ना वो माइंड सेट, लोग क्या काम करें। और ये नहीं है कि उनकी तो जॉब बिल्कुल कोई नकारा सी होगी या वैसे कोई बहुत ही बदहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने अगर किया हुआ है वो अच्छे खासे जो है ना, कोई फिर भी कोई आर्मी वगैरह से रिटायर है, इस तरह की कुछ मामला आते हैं जिनकी मैं बात बता रहा हूँ। तो आप कभी भी लेट नहीं होते। आप कोई भी स्किल जो है, आप ये ना समझिए कि आपने यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा। मैं आपको सिर्फ एक फन बता रहा हूँ, ये फन फैक्ट बताने का या एक मजाक के अंदर एक चीज बताने का मकसद ये था कि आप कभी भी लेट नहीं होते। वो देखें 35 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पायलट का एग्जाम दे रहे हैं, जबकि 40 ईयर की एज में जो है ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम दे रहे हैं। तो आप 25 साल की एज के अंदर जो है अगर आपने यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ नहीं सीखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने ब्लेम गेम स्टार्ट कर देनी है, जिस तरह आजकल होता है ऑनलाइन के जी। आप यूट्यूब की वीडियो देखते हैं जी, फलानी डिग्री का कोई फायदा नहीं, यूनिवर्सिटी का कोई फायदा नहीं, ये चीज़ जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको उस टाइम के ऊपर नहीं पता चला, तो मैंने उनसे पूछा कि आप 35 साल की उम्र में क्यों कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, अगर आपको ये स्किल नहीं सिखाई गई, तो अब ब्लेम गेम स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है कि जी मुझे जो है वो तय नहीं, मुझे तो अब जिंदगी का पता चला। कोई बात नहीं, जब पता चल के वहीं वहीं पे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करना है, इंस्टेड के जी अब वो मेरी जो है वो फलाना टीचर बहुत अच्छा नहीं था तो इस वजह से मुझे नहीं समझ आती थी, और फलाना नहीं अच्छा था तो इस वजह से नहीं समझ आती थी, ठीक है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब जो है ना वो डोंट बी पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्लेम गेम कि जी ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ तो ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता। ठीक है, जब अकल आ गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये 40 साल की उम्र में क्या प्रोग्रेसी का एग्जाम देने की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि बस मुझे जो है ना वो मेरे शौक बदलते रहते हैं। तो मैंने कहा आप तो गेम डेवलपमेंट करते हैं, और उनकी गेम है एक ना, शायद आप लोगों में से किसी ने कभी खेली भी हो, चलो खैर रहने तो मैं नहीं बताता। तो काफी फेमस गेम है वो। तो मैंने कहा आप तो गेम डेवलपमेंट करते हैं तो आप किस चक्करों में आ गए सरकारी कामों में? तो कहते नहीं, बस वैसे ही शौक है तो इस वजह से। तो वो गेम डेवलपमेंट का उन्होंने सेटअप छोड़ दिया, पार्टनरशिप किसी के साथ की हुई तो वो छोड़ दी, और उन्होंने कहा चलो जी अब नई चीज करते हैं। तो ये भी दुनिया है, ठीक है। तो आप कभी भी लेट नहीं है, ठीक है। किसी के साथ आपका मुकाबला नहीं, किसी को आपने जरूरी नहीं है
अच्छा सैलरीज, जिधर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, सैलरीज इट डजंट मैटर, हर चीज आपकी स्किल है। तो आप लोगों ने इस चीज के ऊपर जो है ना, इस फंड के ऊपर काम कर रहा है। चलिए आपकी प्रोफाइल नहीं मिल रही थी, अच्छा अच्छा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आज जो है वो हमने ब्लॉगिंग और आर्टिकल राइटिंग पे काम किया। तो ये स्किल आपको कहीं से भी मिले ना, ले लें, ठीक है। इसके अंदर कोई डिग्री का तस्करा नहीं है किसी, आप जिस तरह हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना, फलानी डिग्री का वो स्कोप है। आपको पता नहीं कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे तो कहते हैं लोग, चाचू फूफा और ताया वगैरह कहते हैं काफी। फूफो से तो सारी तंग है, लेकिन चलो खैर। अच्छा चलें आगे चलते हैं। ब्लॉगिंग, कोई बात नहीं, अगर आपको ये देखें, अब आपको कुछ मसला आ गया ना, आप इंटरनेट से ढूंढ लें। आप जरूरी थोड़ी है कि आप किसी को स्पैमिंग करें। कोई बात नहीं, आपने 50,000 मैसेज भेज दिए होंगे ना, 10-10 मैसेज भेजोगे तो ऐसे ही होगा ना, थोड़ा टाइम लेके करते हैं। वो स्पैमिंग ही लगता है। 2-3 मैसेज करो, दैट्स इट, 2-3 मैसेज, इसीलिए आपको वीकेंड दिया गया। आप खैर करने की जरूरत नहीं, अब जरा इंटरनेट से ढूंढो, फाइवर वालों को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अच्छा खैर, चलें अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आप लोगों के लिए आर्टिकल लिखना क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग? अच्छा, आपने कभी आज तक लाइफ में आर्टिकल देखे हैं वैसे? आप सबने माशाल्लाह पब्लिश किया हो। आपने सही कहा इश्क। अच्छा जी, पहली तो बात ये है कि चलें सबके ओपिनियन व्यक्त करते हैं। तो ठीक है, सबका ओपिनियन आना भी चाहिए। अ, अच्छी चीज। अच्छा चलें देखते हैं आर्टिकल। चलें आपको आज की डिफरेंस बता ही देते हैं। सबसे पहले आपको की डिफरेंस कैसे पता चलेगा? पहले ना एक इंटरनेट पे प्रॉपर एक आपको रिसर्च भी कैसे करना चाहिए कि आप किस तरह से कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो मेरी स्क्रीन शेयर हुई है, ज़रा कंफर्म कीजिए अगर आपको नजर आए। अच्छा, फोकस इसी बात पे होता है सबका कि जी आर्टिकल जो है वो लंबे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, इट डजंट मैटर, ठीक है। लेंथ तो दुनिया में कभी टॉपिक रहा ही नहीं, ठीक है। आप अपनी बात 1,000 वर्ड में कर लें, 2,000 में कर लें। अ, मैंने कभी आज तक नहीं देखा कोई बंदा ज्यादा फोकस कर रहा है कोई लेंथ पे लिखनी होनी चाहिए। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे लिखते हैं। गूगल जो है वो ऑप्टिमाइज करता है आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, कुछ भी कह लें, वो 1,500 वर्ड से ज्यादा करता है। उससे ज्यादा पसंद करता है उसको। बाकी पर्सनल ओपिनियन दोनों में ही आ सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल में भी आ सकते हैं। लेकिन आर्टिकल में ज्यादा ये होता है अ, कि आप जब भी कोई ब्लॉग पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपका ज्यादा कंसर्न ये होता है कि आप उसके नतीजे पर पहुंच जाए, रिजल्ट पे। आर्टिकल ऐसा नहीं करते हैं। आर्टिकल ज्यादातर ऐसा करते हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसी उन्होंने रिसर्च की होती है, एनालिसिस किया होता है, जिससे टाइम ले रहे होते हैं, और उसको अपना एक आर्गुमेंट बनाकर उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, आर्टिकल के। ब्लॉग चूंकि होता ही पर्सनल ओपिनियन है,
कि जी मैंने एक सांप देखा, ठीक है। तो आपने आपने क्यों इतना ज्यादा जो है वो इसे कॉपी पेस्ट किया भाई? सेटिंग अप योर ब्लॉग मींस डिटरमिनिंग अ बजट फॉर योर ब्लॉग, यू नीड टू पे डोमेन नेम, ये सही है बिल्कुल। पर्सनल ओपिनियन नहीं होने चाहिए, रीडर हैज अ टाइम, सोफिस्टिकेटेड राइटिंग, कैजुअल राइटिंग जो भी है। अच्छा, कैजुअल राइटिंग और फॉर्मल राइटिंग का फर्क क्या होता है? जब भी आप ब्लॉग लिखते हैं आपको कीवर्ड का ख्याल रखना चाहिए। ये काइंडली आप लोग ना ये आर्टिकल एक दफा जो है ना ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसकी डिस्कशन भी खोल के देखिएगा कि यहाँ पे लोगों ने क्या बात है, ठीक है। अगर अगर तो आपको कुछ मिलता है तो, ठीक है। फिर पढ़िएगा आपके पास। बाकी आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारी टाइप है, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल्स वर्सेस जर्नल एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। ये भी आप लोग, आपको जब भी टाइम लगे तो अगर आपको इसका कंटेंट समझ में आएगा तो ये आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा। तो कैजुअल कन्वर्सेशन, आप एग्जाम्पल दे के जरा समझाएंगे स्टूडेंट कि कैसे आप बताना चाह रहे हैं कैजुअल और फॉर्मल। ब्लॉग प्रमोट द आर्टिकल पर आर्टिकल प्रमोट आइडिया, समझ नहीं। जर्नल का आपने पढ़ना है, मुझे वो भी नहीं पता वैसे जर्नल क्या होता है, ठीक है आप पढ़ लीजिए। जर्नल अदारियों को कहते हैं, ठीक है। बस मुझे इतना ही पता है, ठीक है, मैंने कभी नहीं काम किया उसमें। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल अब आपने डिस्टिंग्विश करना है कि कोई बंदा जो है वो कैसे अच्छा आर्टिकल लिख सके, तो आपने जो है इसके लिए कुछ टूल्स चेक करना है। अभी आप लोग चाहें, आप लोगों का डिफरेंस क्या है जी ऐसे के साथ, लेजर के साथ, जर्नल के साथ? ये मुझे चीजें नहीं पता है, साइटेशन रेफरेंस का शायद कुछ पता हो, लेकिन ये सारी सारी राइटिंग की चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसे मुश्किल नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या चीज आपकी राइटिंग को, आपकी ब्लॉगिंग को अच्छा बनाती है, ठीक है। बट मीन्स योर या इफेक्टिव, ठीक है, या परसुएसिव। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हम फॉर एग्जांपल ब्लॉग के अंदर आर्ट आर्ट डालते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आउटपुट निकलती है, या उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ उस तरह की जो है वो टॉपिक समझ में आता है, ठीक है। जब भी हम, ये जिन्होंने लिखा हुआ है काफी फेमस बंदे हैं, और सारी जो बात है उसमें ऐसे तो नहीं होती है। अच्छा, जब भी हम कोई ब्लॉग लिखते हैं ना उसके फॉर एग्जांपल कोई ना कोई तीन चार स्पेसिफिक, वैसे तीन होते हैं, यहाँ पे वैसे चार मेंशन किए हैं, उसके चार जो है ना वो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके पास उसके अगेंस्ट जो है वो टाइटल या हेडलाइन होनी चाहिए,
ठीक है, ये कैसे बनाते हैं इसके ऊपर अभी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में जो है ना वो सोल्यूशन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ना हम इसको निकाल देते हैं, हेडलाइन को, सब्जेक्ट को लिखा रहने देते हैं, और उसके अगेंस्ट जो है ना उसकी बॉडी पे हम हुक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट्स हैं, सब्जेक्ट होना चाहिए, हेडलाइन होनी चाहिए, हुक होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। क्या है जी इफेक्टिव पार्ट? हाउ टू राइट ब्लॉग पोस्ट। अब उसके अंदर क्या क्या शामिल होना चाहिए ये आगे बताया हुआ। अच्छा जी, क्या क्या होनी चाहिए चीजें एक ब्लॉग के अंदर, क्या चीजें होती हैं जिससे वो अच्छा ब्लॉग बनता है? अच्छा, आप लोगों को एक मैं बात बताना भूल, अगर आप पिछला कोई कोर्स करना चाहते हैं ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे, कि अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट राइटिंग किस तरह की जाती है, तो वो आप लोगों को एक फ्री कोर्स मिल सकता है। अब उसकी डेट पता नहीं आज थी या कल थी, मुझे ज़्यादा जेल में नहीं है, अगर हुआ याद तो मैं बता दूं। अच्छा जी, क्या क्या 4 कंपोनेंट्स हैं जरा बताएं, सारे कमेंट करके। जल्दी जल्दी जरा बताएं, हमने जो है ना वो लिखना भी है आर्टिकल या ब्लॉग। रेगुलर कंटेंट डालने वाला आइडिया आपको कहाँ किसने दे दिया? अ, ऐसा नहीं है, रेगुलर कंटेंट तो आप आप टॉपिक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आप क्लियर फोकस, ये कोई मैटर नहीं करता। आपके पास जो है ना सब्जेक्ट होना चाहिए, हेडलाइन होनी चाहिए, हुक होना चाहिए, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। ये 4 चीजें मैटर करती हैं। हाँ, सब्जेक्ट या टाइटल भी हो सकता है, सेम थिंग। ऐसा नहीं है कि- ऐसा नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, मजीद मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। अभी हमने थोड़ा सा ना, सिर्फ आपको मैं एक बेस बना रहा हूँ। अभी हमने आर्टिकल्स को लिखना तो है, लेकिन अभी जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा इतना फोकस नहीं है।
आपको सिर्फ मैं बेसिक दो चार चीजें बता दूं कि क्या आपने जो है ना वो करना है। अच्छा, जब भी आप राइटिंग कर रहे होते हैं ना कुछ ऑब्वियसली ऐसी चीजें होती हैं कि जब आप कोई काम करते हैं आपको उसके अंदर कुछ प्लस माइनस करना है, ठीक है। अब आपने जो है ना जब कोई भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है ना, और अगर आप ये चाहते हैं कि उसके अंदर बेहतरी होती है, तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक, अब आपने जो है ना वो टॉपिक आपको पहले ही पता है। आपको पता चल गया कि जी मैंने जो है ना वो आर्टिकल राइटिंग करनी है जी फिशरीज पे, जी मुझे मछलियां बहुत पसंद है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है उसकी सर्टेन चीजें जो है ना करना, सर्टेन जो है ना वो चीजें करना शुरू कर देते हैं उसके लिए। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक डिराइव कर लेते हो, उस टॉपिक के अगेंस्ट जो है ना आप एक टाइटल बनाते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो उसकी एक आउटलाइन क्रिएट करते हैं। आउटलाइन एक छोटा सा एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप ये बताने की कोशिश कर रहे होते हो कि आप कैसे जो है ना इसको लेकर चलोगे अपना पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपने जो है ना कुछ डॉट्स को मिलाना होता है हमेशा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक राइटिंग का काम कर रहे हैं तो आपने एक इंस्टेंट कनेक्शन देना, ठीक है, बिगिनिंग टू द एंड, ठीक है, जिससे जो है वो आपको पता ही चलता है कि आप अपने ऑडियंस के साथ किस तरह से मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसे हम पैराग्राफिंग कहते हैं, ठीक है, या लेआउट कहते हैं, ठीक है। राइट फ्रॉम हार्ट, ये कोई मैटर नहीं करता। प्रपोज सोल्यूशन, अगर फॉर एग्जांपल किसी मसले पे लिख रहे होते हैं तो आप उसका एक फाइनल सोल्यूशन दे देते हैं या रिजल्ट दे देते हैं। और लास्ट के ऊपर जो है ना कभी कभार मैं ये कहता हूँ कि आप एसईओ कर लें। उसकी एसईओ क्या होता है अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें कर लें आगे, बाकी प्रूफ रीड होता रहता है, प्रमोट योर राइटिंग ये भी होता ही रहता है, ठीक है। तो तीन चार कंपोनेंट होते हैं जी। आपने जो है ना टॉपिक को डिसाइड कर लिया, टाइटल को डिसाइड कर लिया, एक आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना के आपने उसकी आउटलाइन बना ली, उसके बाद आपने उसके टॉपिक का जो है ना वो लेआउट बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। उस लेआउट के बाद जो है ना आपने उसे लिखना शुरू कर दिया बट, ठीक है। उसके बाद एंड पे उसका सोल्यूशन दे दिया। यही पांच छह चीजें आपने करनी होती है, ठीक है। एसईओ कब पढ़ेंगे सर? बस पढ़ लेंगे, जल्दी तो नहीं है। ठीक है जी, आपको ये समझ आ गया? अच्छा चलें, अब ये जो है ना ये सिर्फ एक तरीका है, ठीक है। अब आपने कोशिश ये करनी है, चलें अब आपको इधर ही बैठे हुए ना एक आपको एक टॉपिक दिया जाता है। आपको टॉपिक का बिल्कुल भी नहीं पता। वाई करियर डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर, समझ लें मैं इसके ऊपर लिखवाना चाहता हूँ आपसे। 100 वर्ड लिख लें, 50 लिख लें, 10,000 लिख लें। आपको यहाँ चलें, आपको जो है ना सिर्फ करियर डेवलपमेंट दे दिए, अब आपने इसके ऊपर लिखना है। चाहे जरा सारे लिख के लाएं करियर डेवलपमेंट के ऊपर। लिख लेंगे अभी? सबके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, राइटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। 1 मिनट लगेगा।
देख लो ऑनलाइन बहुत सारे पड़े हैं। हाँ जी सर, एक आप कोई भी आप देखिए, अगर आप वैसे ही जाकर लिखें कि ब्लॉग एग्जाम्पल्स, तो इस तरह से आपको वैसे भी मिल जाएंगे, हजार मिल जाएंगे, मैं कहता हूँ मिलियंस में मिल जाएंगे, इतना लिखा होगा। चलिए जी, आज की क्लास को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, और जो पिछली असाइनमेंट्स हैं वो काइंडली किया करें आप लोग। डेफिनेटली गोना हेल्प यू लॉट। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना ख्याल रखिएगा, आपका बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इतना प्रोफेशनल लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है जैसे कॉपी पेस्ट कर लिया वैसे। चलो बहुत अच्छा